जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दिसंबर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने किया था लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि यदि अंग्रेज सरकार जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस नहीं देती तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। यही कारण है कि आज 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस ऐतिहासिक घोषणा की स्मृति में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अक्टूबर 2020 के अनुसार। आपसे पूछा कि अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हवा महल। हवा महल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सूर्य मंदिर कहां पर है? तो यह आपका कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क उड़ीसा में है और यह 1984 में जो है शामिल हुआ विश्व धरोहर स्थल में। दूसरा आपका होता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये? तो यह आपका महाराष्ट्र में है। और यह कब शामिल हुआ? तो यह जो शामिल हुआ यह 1987 में शामिल हुआ। आपका 1987 में शामिल हुआ। और आगरा का किला जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, यह आपका, और यह कब शामिल हुआ? तो यह 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। बाकी हवा महल जो है वह विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, जो कि राजस्थान जयपुर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान का पूर्व नाम क्या था। आपसे पूछा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बोलते हैं, इसका पूर्व नाम क्या था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1954 में हुई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी इसकी स्थापना। इसका प्रारंभिक नाम जो था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्राम्बे। 1996 में डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। इसका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय जो है मुंबई में है, यह भी ध्यान रखिएगा। मुंबई में इसका मुख्यालय है, यह भी ध्यान रखिएगा। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो 5 स्थायी सदस्य जो होते हैं वो आपका होता है अमेरिका, रसिया यानी कि रूस, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यूके। तो क्या ध्यान रखा? ARCF मतलब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार होता है। स्थायी सदस्यों के पास जो होता है वीटो अधिकार होता है, यानी वह किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित
स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में कोलकाता में। 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन गाया गया था। बाद में यही गीत भारत का राष्ट्रगान बना। यह अधिवेशन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान की भावना को बल दिया गया। जनगण मन गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1907 जो कि सूरत अधिवेशन जो था, यह अधिवेशन गर्म दल और नरम दल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। 1916 लखनऊ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य था दलितों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समान अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की ताकि वे अपनी राजनीतिक आवाज स्वतंत्र रूप से उठा सकें। यह मांग बाद में गोलमेज सम्मेलनों में रखी गई। हालांकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और अंततः पूना पैक्ट 1932 के तहत एक समझौता हुआ जिसमें आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अंगीकार किए गए हैं? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से अंगीकार किए गए हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार की प्रेरणा अमेरिका संविधान यानी कि यूएस से ली गई है। अमेरिका संविधान में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारत ने इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया है। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यह आपसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछा कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। चलिए बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है? अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और नहीं पता है तो नो लिख दीजिएगा। इनामदारी से आप लोग वोट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वंगारी मथाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वंगारी मथाई केनिया की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की संस्थापक थी। यह आंदोलन वनों की कटाई और पर्यावरण विनाश के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। उनके योगदान के लिए उन्हें 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? आपसे पूछा कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कहां कहां पर? तो प्रयागराज
जिसे संगम बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, इसके तट पर होता है। दूसरा जो होता है हरिद्वार या गंगा नदी किनारे होता है, और तीसरा होता है आपका नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे होता है। चौथा होता है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है क्योंकि यह सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश के समय आयोजित होता है। यह मेला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े कि 1983 में किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां के मुख्य वास्तुकार थे। यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में आरंभ हुआ और लगभग 1653 में पूर्ण हुआ। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। यह अपनी संगमरमर की शिल्पकला, संतुलन और सामंजस्यपूर्ण स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। आपसे पूछा कि यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। इसमें संगीत, नृत्य, संवाद, वेशभूषा और अभिनय का उद्भव समन्वय होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आंध्र प्रदेश यहाँ की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली बुर्रा कथा और बेचपी का है। केरल की बात करें तो केरल में जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है के रूप में कथकली और थेयम है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य रूप थेरिकोठू है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलखंब भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी पर कलाबाजियां और योगासन करते हैं। इसे शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन का अद्भुत संगम माना जाता है। बाकी बात यह हो रही मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी जो है इसका भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है। उपनाम जिसका है वो भारत का हृदय से कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो वर्तमान समय में मोहन यादव हैं। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या कितनी है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आपसे पूछा है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था और भारत के साथ उसका विशेष संबंध था। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371F जोड़ी गई जिसमें सिक्किम की विशिष्ट स्थिति और उनकी प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख है। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से, यानी कि यूएसएसआर यानी कि रूस से। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने सोवियत संघ से अपनाई थी। सोवियत संघ ने सबसे पहले 1928 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। भारत में यह व्यवस्था योजना आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखती है, जिसका उद्देश्य था संसाधनों का संतुलित उपयोग, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकीकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, जिसे पीसी महालनोबिस
और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूएस से, यहां से भारत ने अमेरिका से मौलिक अधिकार की प्रेरणा ली है। आयरलैंड, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड से ली है। दक्षिण अफ्रीका, भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया का तरीका दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा कि इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को भारत में मनाया जाता है। इस दिन 1938 में इस दिन 1998 में पोखरण राजस्थान में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए थे, जिन्हें पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। तो पोखरण द्वितीय जिसे 11 मई 1998 को प्रक्षेपण किया गया था, इसका नाम जो कोडवर्ड रखा गया था वो ऑपरेशन शक्ति कहा गया। इन परीक्षणों में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। इसी दिन भारत ने अपना स्वदेशी हवाई जहाज हंसा 3 भी परीक्षण उड़ान में सफलतापूर्वक उड़ान उड़ाया था। इसलिए यह दिन भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विकास को समर्पित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। आपसे पूछे क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी साइमन कमीशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लेमेंट एटली 1928 में भारत आए साइमन कमीशन के सदस्य थे। यह आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण पूरे देश में इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और क्लेमेंट इटली उसके प्रमुख सदस्य थे। बाद में क्लेमेंट इटली 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और भारत की स्वतंत्रता 1940 के समय वही प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है। आपसे पूछा कि सांगपो और दिहांग जो है किस नदी के अन्य नाम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो या तांगसपो कहा जाता है। क्या कहा है तिब्बत में जो कहा जाता है, तिब्बत में जो इसे कहा जाता है वो कहा जाता है आपको सांगपो या तांगसपो कहा जाता है। इसको तिब्बत में इसे कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसे दिहांग कहते हैं। आगे असम में या ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम जमुना हो जाता है। यह नदी विश्व की सबसे विशाल नदियों में से एक है और पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना था। आपसे पूछा कि पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर शहर को। अमृतसर शहर का पुराना नाम रामदासपुर था। उनका नाम चौथे सिख गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। बाद में यहाँ गुरु अर्जुन देव जी ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमिंदर साहिब टेम्पल का निर्माण कराया। अमृतसर सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक केंद्र है और इसे पवित्र सरोवर का नगर भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश शासन के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। आपसे पूछा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश शासन के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है साइमन कमीशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध किया था। यह आयोग पूरी तरह ब्रिटिश सदस्यों से बना था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। इस चोट से गंभीर रूप से घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था।
तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सेट कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। ये जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्जाम की भी, तो यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यहां से बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन नया लगे उन्हें कॉपी पेन उठा के नोट कर लिया करिए और आप एक दो बार रिवीजन करिए। आपको बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आपको कठिन लग रहे होंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।